सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में बॉस लोग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर से कह रहा होता है जल्दी जाओ और साथ ही साथ अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाओ और उन पर हमला मत करना, चुपचाप जाओ और खाना मांग के लाओ। तो ये सुनते हुए सोल्जर कहता है ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देखते हुए बॉस लो अपने मन में कहता है चलो ठीक है, पहले मैं अपने पीढ़ी का हीरो हुआ करता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी मुझे देखना पड़ेगा कि जब मुझे खाना खाने के लिए किसी लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। कुछ समय बाद वो सोल्जर्स वापस आ जाते हैं और बॉस लो से कहते हैं बॉस बॉस हम वापस आ गए, देखो हम लोग क्या लाए हैं। और बॉस लो देखते हैं कि वो लोग अपने साथ मीठे आलू लेके आया है। तो ये देखते हुए बॉस लो काफी ज्यादा खुश होता है। वो उस मीठे आलू को गिनने लगता है जो की 1 2 3 4 5 होते हैं। उन मीठे आलू को गिनते हुए बॉस अपने लोगों को गिनता है जो कि कुछ लोग ही होते हैं। तो वो बॉस लो अपने सोल्जर से कहते हैं तो ठीक है, हम सभी लोग आधे आधे इस आलू को खाएंगे, किसी को भी ज्यादा खाने की अनुमति नहीं है और घायल लोग अपने से पूरा खा सकते हैं। वैसे तेंग झो जाओ और इस आलू को पकाओ। तो ये सुनते हुए तेंग झो यानी कि वो सोल्जर वो कहता है ठीक है बॉस, मैं अभी जाता हूँ और इनको पकाता हूँ। और ये कहते हुए तेंग झो चले जाता है और आग में उस आलू को पकाने लगता है। कुछ समय पकाने के बाद तेंग झो वापस आता है इस आलू को लेते हुए और बॉस लो से कहता है बॉस लो इसे लो और खाओ, मैंने से पका दिया है। तो ये सुनते हुए बॉस लो उसका आधा टुकड़ा करता है और आधा टुकड़ा तेंग झो को देता है और आधा टुकड़ा अपने पास रखता है। बॉस लो से कहता है या हम में से हर लोग के लिए आधा है, हम सभी को आधा आधा करना पड़ेगा। ये सुनते हुए तेंग झो से कहता है बॉस क्या आप श्योर है कि आप आधा खाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए बॉस लो से कहता है बस 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 इसे लो और सावधानी से खाना, ये काफी ज्यादा गर्म है। और बॉस लो अपने सारे के सारे सोल्जर से कहता है मेरे पास तुम लोगों से बात करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं है, एक बार जब हम लोग बैरियर नंबर 119 पर पहुंच जाएंगे तो मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और सभी को अच्छा खासा खाना भी खिलाऊंगा। बॉस लो काफी खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है हम सब एक ही साथ ही जा रहे हैं और शायद हम लोग भविष्य में एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ये सुनते हुए वो सारे के सारे सोल्जर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हमारी जिंदगी भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक औरत को मार रहा होता है। वो बहुत ही बुरी तरह चिल्लाते हुए उससे कहता है मैंने इन आलू को खोदा था और तुम इसे खाने के बाद इतना मासूम व्यवहार क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पति की बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी थी, अगर मैं मदद करने के लिए नहीं आया होता तो तुमको क्या लगता है तुम जीवित रह सकते थे, तुम में मर जाते। और ये कहते हुए वो आदमी उस औरत को डांट रहा होता है। तो ये सुनते हुए वो औरत कहती है अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि बैरियर नंबर 109 पे पहुंचने के बाद मैं तुमको सारे के सारे आलू लौटा दूंगी और उसके साथ सारे के सारे पैसे दे दूंगी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस औरत को मारते हुए कहता है एक बार जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो तुम इसका भुगतान कैसे करोगी, तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे, जब हम बैरियर नंबर 109 पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, चलो मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए वो आदमी उसको ले जा रहा होता है। चेंज होता है हमें रैन और चेन बुड़ी को दिखाया जाता है। चेन बुड़ी ये सब देखते हुए काफी जोर से गुस्सा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ ये सब मत करो और भागते भागते उसके पीछे जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तो तुम ही हो वो पैसा जमा करने वाला जो कि इधर उधर भटक रहा है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए चेन बुड़ी उस बंदे पर हमला करता है जिससे कि वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो लेडी उस आदमी को उठाते हुए कहती है हे तुमने इसे मारा क्यों, बाहर में जाओ, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। तो ये सुनते हुए चेन बुड़ी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उदास होते हुए रहन के पास आके बैठ जाता है। उसे देखते हुए रहन अपने मन में कहता है ये आदमी सच में वास्तव में अभी आराम कर रहा है, अगर कोई है जिससे कि ये लड़ना चाहता है तो ये उसे एक डिमोनिक नाम दे देगा, क्योंकि एक मंकी किंग है तो ये डिमोन को हराने की कोशिश कर रहा है। और जन्हो चेन बुड़ी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मेरे डिसेबल, अगर तुम फ्यूचर में 200 डीमन से टकराते हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए एक अच्छा सा नाम है या नहीं। तो ये सुनते हुए चेन बुड़ी रैन से कहता है मास्टर मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करे, मैं उस डीमंस के नामों का फिर से यूज कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या तुम सच में डम हो या नहीं, क्या तुम इसका ढोंग कर रहे हो, मैंने सोचा कि तुम हर किसी डीमन का अलग अलग नाम रखोगे लेकिन ऐसा नहीं है। तो चैन बुड़ी रैन से कहता है मास्टर मैंने पहले से ही उस आदमी को हरा दिया है लेकिन फिर भी वो लेडी अभी भी उसे क्यों चाहती है, क्यों मैं उससे हार गया। और ये कहते हुए वो अपने मन में कहता है क्यों, ऐसा इसलिए है शायद क्योंकि इंसान का नेचर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ लोग तो बचाने के लायक भी नहीं होते। हाँ इसे भूल जाओ, इसके बारे में ना बातें करना है सबसे अच्छा है, खैर मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तभी उसके पास वांग फुगे आते हुए कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हो, एक बार जब तुम तुम्हारे बिजनेस या फिर मेरे बिजनेस पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें इसके बारे में चिंता बहुत ही कम होगी। ये सुनते हुए चेन बुड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग फुगे से कहता है तुम देखो तुमने इसमें शामिल होने का चॉइस क्यों चुना जबकि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं था। ये सुनते हुए चेन बुड़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वांग फुगे को मारते हुए उससे कहता है हे तुम बेवकूफ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये सब देखते हुए रैन यान और साथ ही साथ सिस्टर लियू तीनों ही काफी जोर से हंस रहे होते हैं। तभी अचानक से जंजीरों की आवाज आने लगती है। ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यान रैन से कहता है ब्रदर ये आवाज कैसी है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है चलो
जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा अभी। और हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे वो मॉन्स्टर यानी कि वो टेस्ट सब्जेक्ट उन पर हमला कर देते हैं और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था एंड आगे के चैप्टर अब तक नहीं आई है, और जब आगे के चैप्टर आ जाएंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैंने नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि देख के हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रहन सभी लोगों से कह रहा होता है जल्दी भागो यहाँ से, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आके एक बंदे को पकड़ लेता है। बहुत सारे मॉन्स्टर उन बंदे को पकड़ रहे होते हैं, जो कि देखते हुए रियान और बाकी सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते भागते उन ऑफिसर्स और बॉस लोगों की तरफ आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रियान भागते भागते उन लोगों से कह रहा होता है हे हमें शूट मत करो, जल्दी तुम लोग भी यहाँ से भागो, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ उस ऑफिसर को रोक देता है और उसे कहता है जल्दी करो, हमें भी यहाँ से भागना होगा, उन्हें फॉलो करो, उनकी बात सुनो, जितना पॉसिबल हो सके हमें उतना ही भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी यहाँ पे मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है जो कि हमारा भी पीछा करेंगे। रियान भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है अगर वो कोई यहाँ पे आग लगा देता है तो यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज होगी, हमें अभी के लिए सोल्जर्स के साथ दौड़ना चाहिए, उनके पास हथियार है और यह हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि हम लोग इनके साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम सारे के सारे सोल्जर को देखते हैं जिनमें से काफी सारे सोल्जर काफी ज्यादा घायल होते हैं और वो लोग काफी मुश्किल से भाग रहे होते हैं। बॉस लोन मॉन्स्टर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या ये मॉन्स्टर, आखिर ये क्या है। वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं मैं। दूसरी तरफ रैन को देखते हुए वांग से कह रहा होता है हे रैन जैसू अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी उसका बेटा भी रो रहा होता है। रैन धीरे से उन मॉन्स्टर्स की आवाज सुनता है और अपने मन में कह रहा होता है वो चिल्लाने की आवाज वो पीछे से आ रही है, वो टेस्ट सब्जेक्ट वो धीरे धीरे हमारा पीछा कर रहे हैं। और रैन पीछे मुड़ते हुए बॉस लो से कहता है हम अभी पीछे नहीं मुड़ सकते, वैसे वो किंग वो क्या करने वाला है। तो ये सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है वो अपने सोल्जर से कहता है तांग झो ये घायलों को निकालने के लिए इन टीम की मदद करो, फिर बैरियर नंबर 109 में पहुंचने के बाद मुझसे मिलना। हमारे पास अभी ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें कि हम लोग जा सके और बच सके। तो ये सुनते हुए तांग झो से कह रहा होता है बॉस मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो ये सुनते हुए बॉस लो गन निकालते हुए उससे कह रहा होता है मुझसे भी जवान मत लड़ाओ, हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा और बाकी सारे लोगों को बचाना होगा। सारे के सारे मॉन्स्टर हमारे पीछे आएंगे और हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। तो वो मौका देखते हुए तुम उन सभी को लेके यहाँ से भाग जाना। और ये कहते हुए बॉस लुओ उस हवा में फायर करता है। तो ये सुनते हुए तांग झो बाकी सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग बॉस लुओ की रक्षा करना चाहे कुछ भी हो जाए और उन मॉन्स्टर से लड़ना। ये कहते हुए वो सारे के सारे सोल्जर्स बॉस लुओ को पढ़ते हुए वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो ये देखते हुए बॉस लुओ कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे जाने दो, क्या तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, पहले कभी किसी भी लड़ाई में नहीं भागा हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तांग झो कह रहा होता है जाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। और बाकी सारे सोल्जर्स को ले जाके कार में डाल देते हैं। तांग झो से कह रहा होता है भाग्य से हम यहाँ पे अपने हथियार ले आए हैं, अब हम इनको खत्म कर देंगे। और ये कहते ही तांग झो उन सारे के सारे मॉन्स्टर पर निशाना लगा लेता है और उनसे प्रहार कर रहा होता है। और उसी के साथ सारे के सारे सोल्जर उन सभी मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा तेज होते हैं। वो बचकर वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि देखते हुए वो दूसरा बंदा वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर वो काफी तेजी से उस बंदे को खा जाता है। तो ये सब देखते हुए वो दूसरा बंदा वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है और उसी के साथ उस मॉन्स्टर को भी मार देता है, जो कि देखते हुए रियान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पे चेन बुढ़ी आ जाता है और सभी लोगों से कह रहा होता है तुम सारे के सारे मॉन्स्टर अब मैं देखूंगा कि तुम कहाँ भागोगे, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो ये सुनते हुए रैन उससे कह रहा होता है चेन बुढ़ी तुम अभी जाके ये सब कुछ हैंडल करोगे। और ये कहते हैं रैन भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो ये सुनते हुए चेन बुढ़ी से कह रहा होता है मास्टर आपको किसी को मारना आपका किसी का मारने का इरादा इस लाइफ में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछले लाइफ में तो आप काफी ज्यादा कमजोर और दयालु दिखते थे, लेकिन इस लाइफ में तो आपका कुछ अलग ही रूप है। तो फिर उन मॉन्स्टर को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है और बाकी अपने सारे लोगों यानी कि वांग फुई और इसके साथ लू उन सभी से कहता है तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी जाओ यहाँ से, भागना शुरू करो। तो ये सुनते हुए वो सारे के सारे लोग यानी कि रैन का भाई और ल्यू सभी भाग रहे होते हैं। यान ली को लेकर भाग रहा होता है और इसके साथ वांग फुई भी आगे बढ़ रहा होता है। यान सभी लोगों से कह रहा होता है जल्दी चलो, यहाँ पर मत रहो, यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम लोग मेरे भाई के लिए कोई भी बोझ नहीं बनना चाहते। और ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चेन बुढ़ी को देखते हैं जो कि रैन के पास ही खड़ा हुआ होता है। रैन उससे कहता है चेन बुढ़ी। तो ये सुनते हुए चेन बुढ़ी भी कहता है यस मास्टर। तो रैन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सभी के सभी मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। तो उसे को देखते हुए चेन बुढ़ी भी हमला कर देता है। रैन देखता है कि चेन बुढ़ी उन मॉन्स्टर को काफी इजीली मार रहा होता है और वो काफी तेजी से सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तो ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कह रहा होता है वो बच्चा ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना कि मैंने सोचा था ये बच्चा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैन उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी चेन बुढ़ी रैन से कहता है
है, अगले 10 साल तक आपको मेरा नाम याद रहेगा, मैं हूँ। तो ये कहते ही रैन उसे मार के चुप करा देता है और उससे कहता है तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी करो, हमें इन्हें मारना होगा, तुम क्या कर रहे हो ये। और ये कहते ही वो दोनों बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे ली रैन से कहता है भाई क्या तुम ठीक हो। तो ये सुनते हुए रैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई जाती है जो कि उसे कह रही होती है हे क्या कोई है, हमारी मदद करो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कार होती है, जो कार वहाँ पे उल्टा हुआ होता है और उसी के अंदर बॉस लो होता है जो कि चिल्ला रहा होता है प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। उस कार के अंदर ही एक मॉन्स्टर भी होता है जो कि देखते हुए बॉस लो की और भी ज्यादा फट रही होती है। चेनवुडी जागते हुए वहाँ से बॉस लो को निकाल देता है। रैन बॉस लो को पकड़ते हुए कहता है चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये सुनते हुए बॉस लो कहता है नहीं मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं भी जा नहीं सकता। तो ये सुनते हुए रैन वहाँ से भागने लगता है और कहता है शिट वो सारे के सारे भेड़िए वो तो यहाँ पर ही आ रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे सोल्जर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। फिर अचानक से किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आती है, मतलब वो भेड़िए चिल्ला रहे होते हैं। तो ये आवाज सुनते हुए वो सारे के सारे टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि वो मॉन्स्टर वो सारे के सारे मॉन्स्टर वो जंगल में चले जाते हैं। तो ये सब देखते हुए वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं क्या ऐसा सकता है कि वो सारे के सारे भेड़िए इन टेस्ट सब्जेक्ट को भगा दे सकते हैं, मतलब कि वो भेड़िए वो और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये सब देखते हुए रैन भी अपने मन में कह रहा होता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये टेस्ट सब्जेक्ट इन भेड़ियों से डरते हैं। और वो चेनवुडी से कहता है चेनवुडी जाओ और वांग फुगी और दूसरों को बताओ कि ये सब क्या हुआ है। तो ये सुनते हुए चेनवुडी कहता है क्या वांग फुगी कौन है। रैन अपना सिर लटकाते हुए कहता है क्या अरे ये वही पिगी है जिसको तुम पिगी बुलाते हो, जाओ और उन्हें मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहो, और हाँ वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी हो जाए तो उन्हें दौड़ते रहने के लिए कह देना। और अपने मन में कह रहा होता है ये आखिर कौन से निकनेम से पुकार रहा है, इससे मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ हम बॉस लो को देखते हैं जिसके सामने उसके ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो अपने सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए उनका एक सोल्जर्स कह रहा होता है बॉस तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हें अभी जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो सारे के सारे मॉन्स्टर वो जल्दी वापस आते होंगे। तो ये सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है हे क्या कुछ और है जो कि तुम कहना चाहते हो बॉस आपने। तो ये सुनते हुए तांगजो से कह रहा होता है बॉस आपने एक बार कहा था कि बैरियर एक स्नो पर पहुंचने के बाद आप हमें एक खूबसूरत दुनिया का अनुभव कराने के लिए लाएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप हमारे खातिर इसका मजे लेंगे। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ उससे कह रहा होता है नहीं ऐसा लगता है कि मुझे बैरियर 109 पे पहुंचते पहुंचते मैं थक के मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये सुनते हुए दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। बॉस लुओ तांगजो से हाथ मिलाता है, तांगजो से कह रहा होता है अब हमें इसका पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते हुए बॉस लुओ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कह रहा होता है हाँ। फिर रैन उसके पास आता है और उससे कहता है सॉरी तुम लोगों के बीच में आने के लिए, लेकिन सच में वे यहाँ पे नहीं मरेंगे। और ये कहते ही रैन अपना वो मेडिसिन निकालता है और बॉस लो से कहता है घाव को बनने के लिए मेरे पास एक दवा है, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करे, आप इन्हें इतनी जल्दी नहीं मरने देंगे है ना, लेकिन मैं उन्हें मुफ्त में बिल्कुल भी ठीक नहीं करूंगा, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। एक रिवॉर्ड के रूप में आप हमें उस बैरियर 109 पर ले जाएंगे और हमें कानूनी रूप से वहाँ पे विलेजर्स का अधिकार देंगे। तो ये सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है ये बोतल, और ये कहते ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है ये तो मुझे कुछ नॉस्टैल्जिया फील दे रहा है। रैन जैसू आपको ये रेजुविनेटर। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारते हुए कहता है क्या रेजुविनेटर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और बॉस लोग खुश होते हुए रैन से कह रहा होता है हमारे रिश्ता जब तक आप उन्हें बचाते रहेंगे तब तक आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को बैरियर में एंटर करने दे सकते हैं। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है क्या हमारा कौन सा रिश्ता है। तो ये सुनते हुए बॉस लोग कहने लगता है हाँ वो रिश्ता डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता, क्या तुम्हें पता नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में बॉस लोगों को दिखाया जाता है जो कि रैन से कह रहा होता है हमारा ये रिश्ता जब तक आप उन्हें बचाते हैं तब तक आप जितना चाहे उतने लोगों को बैरियर में एंटर करने दे सकते हैं। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है क्या हमारा कौन सा रिश्ता है। तो बॉस लोग से कहता है अरे तुम्हें याद नहीं है हमारा ये रिश्ता डॉक्टर पेशेंट वाला। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है ठीक है मैं वैसे बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा, वैसे मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको किस तरह की बीमारी है, जाओ और इस दवा को उनके घाव पर लगा दो, जल्दी करो। तो ये सुनते हुए बॉस लोग कहता है ठीक है मैं भी जाता हूँ, और रैन उसे सारी की सारी दवाएं दे देता है। तो ये देखते हुए बॉस लोग भी आगे जाने लगता है। तो रैन उसे रोक लेता है और उसे कहता है रुको, ये सब करने के बाद क्या तुम ये सब सोचना नहीं शुरू करोगे कि एक बार ठीक हो जाने के बाद मुझे कैसे पकड़ा जाए। तो ये सुनते हुए बॉस लोग घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वो वास्तव में जियांचू है और तुम तो एक बोनस हो। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और मुस्कुराते हुए कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वो अपने मन में कहने लगता है भाई जियांचू मुझे सच में खेद है कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ी बात है, ये लोग मेरे पीछे नहीं लग रहे हैं, वाह अब तो मैं बच गया। दूसरी तरफ लुओ उस दवाई को ले जाते हुए जो के पास चले जाता है और उससे कहता है
हे बड़े भाई जरा सा रुको, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो सुनते हुए तांगजो काफी ज्यादा हैरान होता है। बॉस लो तांगजो को वो मलहम लगा रहा होता है, जो कि देखते हुए तांगजो अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा लग रहा है, ये एहसास ये तो इनक्रेडिबल लग रहा है। तभी उसके पास रहन आते हुए कहता है तुम इतने धीरे धीरे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ये करना है? ठीक है जल्दी से करो, जल्दी से पूरा कर दो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सुनते हुए बॉस लो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है अब मैं कर रहा हूँ। और ये कहते ही वो उन सारे के सारे सोल्जर्स को वो मलहम लगा रहा होता है। कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही यान लियू योन से कह रहा होता है ब्रदर चलो अभी हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, हमने सब कुछ कर दिया है। और उसी के साथ जितने भी लोग होते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी चेन वुडी को रोकते हुए बॉस लो से कह रहा होता है हाँ मुझे अब याद आ गया, क्या तुम वो पागल नहीं हो जो कि वो तीसरे एजिलम में था? हाँ ठीक तुम ही हो चेन वुडी है ना? तो ये सुनते हुए चेन वुडी से कह रहा होता है हाँ मैं आपको अभी भी याद करता हूँ, ये आप है धमकाने वाले भाग रहे हैं। और ये कहते ही चेन वुडी कुछ भी कह रहा होता है तो उसके बाद सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तो चेन वुडी से कह रहा होता है ओह तो आपको अभी से मुझे मंकी किंग कहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं और पागल नहीं हूँ, मैं मंकी किंग हूँ जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो सुनते हुए बॉस लो और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है क्या पागल को पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, तुम तो पागल हो और मैं तुम्हें पागल ही बुलाऊंगा। और वैसे मंकी किंग तुम कहाँ से मंकी किंग लगते हो, तुम कह रहे हो कि तुम मंकी किंग हो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ अपने मालिक को पश्चिम की ओर ले जाना चाहते हो तब तो तुम्हारे पास एक मास्टर होना चाहिए, आखिर वो कहाँ पे है? तभी रैन बॉस लो से कहता है हाँ मैं उसका मालिक हूँ। और वांग फुगी कहता है हाँ मैं पिगी हूँ। और वांग फुगी का लड़का वो कह रहा होता है हाँ और मैं वो फेरियर सैंड हूँ। तो ये देखते हुए बॉस लो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो उन तीनों से कहता है क्या तुम तीनों सच में रियल हो? और ये कहते हैं वो सभी उन कार्ड्स की तरफ जा रहे होते हैं, जो कि देखते हुए बॉस लो कह रहा होता है क्या ये तो काफी अजीब है, क्या ये कार्ड्स ये बैरियर्स 109 के नहीं है? तभी उसका एक आइडिया आता है और वो कहता है रुक जाओ एक मिनट, हम लोग बच गए हैं। और ये कहते ही वो अपना फोन निकालता है और फोन में चिल्लाते हुए कहता है मैं लुओ लान हूँ और जल्दी से जाओ और मेरे भाई को दो फोन। तो सुनते हुए क्विंग उससे कह रहा होता है हे तुम कहाँ हो अभी, तुम अभी किसका फोन का यूज कर रहे हो और क्या लुयान तुम्हारे लिए तैयार है? तो ये सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है हाँ? मैंने अपने रास्ते में बैरियर 109 के कुछ कार्ड्स देखे थे कि लुआन और उसके आदमियों पर रास्ते में किसी ने कुछ हमला किया था। तो सुनते हुए क्विंग से कहता है तो ठीक है बैरियर 109 पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करना, अभी के लिए क्वीन कंसोर्टियम पर वापस मत जाना, मुझे गिरफ्तार करने के लिए प्लान बना रहे हैं, तुम वापस आते हो तो तुम्हें भी भारी सजा मिलेगी। तो ये सुनते हुए बॉस लो कह रहा होता है ठीक है क्वीन कहता है और हाँ इसके अलावा जब तुम बैरियर नंबर 109 पर पहुंच जाते हो तो लुआन को मैं रेन जियासु, जू जियानचू और यांग जियाजी और लुओ जिंगयू को विशेष रूप से गिरफ्तार करने के वारंट जारी करता हूँ। तो बॉस लो से कह रहा होता है लेकिन रेन जियासु ठीक मेरे बगल में है। तो ये सुनते हुए क्विंग से कह रहा होता है क्या तुमने उसे पहले ही पकड़ लिया था? तो बॉस लो से कह रहा होता है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि ये वही है जिसने मुझे पकड़ लिया है और नहीं उसने हमें बचाया है, तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो ये सुनते हुए क्विंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कह रहा होता है तो उसे बताओ कि उसे उन शिकायतों के बारे में कोई भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि किंग कंसोर्टियम के पास है, और मैं किंग जेन मैं भी उसे एहसान करता हूँ। तो ये सुनते हुए बॉस लो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो क्वीन से कह रहा होता है वे वेरियर नंबर 109 पर एंटर करना चाहते हैं और वो कानूनी रूप से वहाँ के निवासी बनना चाहते हैं। ये सुनते हुए क्वीन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, बस लू युआन को इसे संभालने के लिए कह देना। तो रैन बॉस लो की बातें सुनते हुए अपने मन में कह रहा होता है हाँ मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब से हम सब बैरियर नंबर 109 पर कानूनी निवासी हो सकते हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रैन और बॉस लोग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह में होते हैं और वो जगह काफी ज्यादा अजीब होती है। एंड इसे देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहने लगता है अजीब है, यहाँ की हालचाल देखते हुए तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक भी डेड बॉडी नहीं है। यहाँ तक कि उन पर आधा हमला हुआ था लेकिन वो सारे के सारे डेड बॉडी वो कहाँ गायब हो गई है। एंड इसी के साथ वो अपने सामने देखता है जहाँ पे बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। एंड इसे देखते हुए वो अपने मन में कहने लगता है ये खून ये सूख गया है। और इसके को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़ाई लगभग आधे दिन पहले हुई थी। तभी उसे कुछ भेड़िए के बाल मिलते हैं जो कि उठाते हुए वो अपने मन में कहने लगता है ये तो भेड़िए के बाल है, मतलब कि यहाँ पे कुछ आसपास भेड़िए होने चाहिए। और ये कहते ही वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी अपने सामने देखता है कि एक वुल्फ किंग होता है जो कि देखते हुए वो अपने मन में कहता है क्या एक भेड़िए का राजा वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है क्या वो सभी के सभी भेड़िए इससे हमें फॉलो कर रहे थे। तभी देखते कि भेड़िया वहाँ से जा रहा होता है। तो ये सब देखते हुए वो कहता है क्या ऐसा क्यों, वो यहाँ से क्यों जा रहा है। तभी पीछे से
बॉस लियो रैन को पुकारता है, अरे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारी गाड़ी में चढ़ जाओ, हमें ये बहुत तेज चलेगी और हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये सब देखते हुए यान कह रहा होता है, भाई भाई जल्दी आ जाओ, कार में बैठ जाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सुनते हुए रैन कहता है ठीक है, और ये कहते ही वो भी उस कार में बैठ जाता है। तो उसे देखते हुए यान उसे कह रहा होता है, भाई क्या तुम्हें लगता है कि हम वास्तव में सेक्टर में जा रहे हैं और क्या हम इसमें जा सकते हैं? अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि हमें अब पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें हैं और अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कह रहा होता है, अरे हाँ, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हमारी लाइफ अभी से बेहतर होगा। तभी वांग फुगुई भी कहता है, हाँ लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ से लोगों के लिए इसे सिर्फ एक ही वर्ड में निपटाया जा सकता है। तभी बॉस लो कहता है, अरे ये उतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना कि तुम सोचते हो, लेकिन जिन चीजों का हमने आपसे वादा किया था वो हम पूरा करेंगे, और साथ ही साथ किंग के लोग अभी भी ये कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम जैसा बड़ा कंसोर्टियम आपसे झूठ बोलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ समझ में नहीं आता, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। तो सुनते हुए वांग फुगुई से कह रहा होता है, बॉस लुओ, रैन जियोसु ने आपकी जान बचाई है ना? तो ये सुनते बॉस लुओ भी कहता है, हाँ हाँ उसने बचाई। तो वांग फुगुई से कहता है, बॉस लुओ आप तो कितने बड़े शॉट है कि आपका ये जान ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, आपकी वजह से हम लोग उस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, आपने हमारी जान बचाई है। और ये कहते ही वो अपने मन में कहने लगता है, जब मैंने रैन के साथ वो शहर छोड़ा था तो मैंने उसे पहले बता दिया था कि मेरी कीमत क्या है, और अब समय आ गया है इसे साबित करने का। मैं कभी भी बड़े सीन में नहीं रहा, और मुझे लगता है कि लुआन जैसे किसी के साथ बातचीत करना ये मेरे लिए नीच है। लुओलान शायद मुझ पर हंस भी सकता है कि मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वांग फुगुई एक अनग्रेटफुल पर्सन नहीं हूँ। रैन ने मेरी जान बचाई तो इसलिए मुझे उसे लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मदद करने की जरूरत है, और इसलिए मुझे उसके लिए पूरी कोशिश करने की जरूरत है, और इसलिए मुझे अपनी लाइफ के लिए लड़ना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बॉस लो से कहता है, अब तुम भी क्या चाहते हो, लालची मत बनो। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई से कह रहा होता है, मैं बस एक दुकान चाहता हूँ, किंग कंसोर्टियम के पास बैरियर 109 में बहुत सारी संपत्ति होनी चाहिए, और ये आपके लिए हमें एक दुकान देने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? तो ये सुनते हुए बॉस लो से कह रहा होता है, क्या मेरी लाइफ एक दुकान के लिए नहीं है, तुम इसके बदले एक दुकान नहीं ले सकते? तो ये सुनते हुए वांग फुगुई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उससे कह रहा होता है, तो आपके भाई ने ये कहा था ना कि वो रैन जियोसु के लिए एहसानमंद है। उसकी बातें बॉस लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो कह रहा होता है, क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वांग फुगुई से कह रहा होता है, क्या आपका भाई एक दुकान का एहसान कर सकता है? मुझे इसकी सख्त जरूरत है। बॉस लो से कहता है, हाँ कर सकता है, बेशक क्यों नहीं कर सकता। और ये सुनते हुए वांग फुगुई काफी ज्यादा खुश होता है, वो अपने मन में कहने लगता है, तो वो अफवाह वो सच है, लुओलान अपने भाई को खुद से बेहतर मानता है। बॉस लो से कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी दुकान की तैयारी करूंगा, लेकिन उसके बाद से इन कंसोर्टी के बाद एक ऋण और आप सभी को आजाद कर दिया जाएगा। तो ये सुनते हुए वांग फुगुई और भी ज्यादा खुश होता है, वो उससे कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन आपके वो आदमियों के बारे में क्या वो लायक है? तो ये सुनते हुए बॉस लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कह रहा होता है, क्या तुम एक बार में सब कुछ नहीं कह सकते, तुम बारी बारी से क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें एक बड़ी दुकान दूंगा जो कि सबसे अच्छी जगह में होगी। ये सुनते हुए वो वांग फुगुई वो और भी ज्यादा खुश होता है, उससे कह रहा होता है, ठीक है, मुझे अब भी पता है कि कब मेरी बातें रोकनी है। एंड ये सब रैन और यान देख रहे होते हैं। रैन चेन बूढ़ी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, वो उससे कह रहा होता है, चेन बूढ़ी तुम्हारे सर में ये सुनहरा रिंग क्या है, और ये तुम्हें कहाँ पे मिली, और तुमने ये क्यों पहना है? और उसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, उसके पास पहले तो ये नहीं था, लेकिन ये कहाँ से आया? क्या वो सच में मैजिक यूज कर सकता है? आखिर उसके पास ये कहाँ से आया? उसकी वो गोल्डन छड़ी की तरह उसकी वो सारी पावर वो उसकी इमेजिनेशन से बनती है। तो चेन बूढ़ी उससे कहता है, ये मुझे बुद्धा ने दिया। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। चेन बूढ़ी उससे कह रहा होता है, ओह वैसे लेकिन क्या आपको ये अभी कसने वाला स्पेल याद है? तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहने लगता है, क्या ये मुझे कैसे याद हो सकता है, मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। और रैन उससे कह रहा होता है, हाँ बेशक क्यों नहीं है। और रैन वहाँ पे बैठते हुए वो स्पेल कर रहा होता है, वो कह रहा होता है, 800 मील उत्तर की ओर दौड़ रहे हैं, कोई तो दौड़ रहा है, 800 मील उत्तर की ओर कोई तो दौड़ रहा है, वो दौड़ते जा रहा है, वो दौड़ते जा रहा है। और ऐसा करके उल्टा पुल्टा स्पेल पढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से चेन बूढ़ी उसके सर दर्द होने लगता है। वो जोर से चलाते हुए रैन से कह रहा होता है, अरे मास्टर ऐसे रोको आप क्या कर रहे हैं? तो रैन से कहता है, चेन बूढ़ी क्या गलत है तुम्हारे साथ, तुम ये क्या बोल रहे हो? तो पीछे से वांग फुगुई आते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा गलत है कि गोल्डन वो बुद्धा ने से दिया है, कोई रास्ता नहीं है कि ये उसे ले सकता है। और ऐसे ही ये सब देखते हुए रैन और वांग फुगुई दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी यान सभी लोगों से कह रहा होता है, देखो वो शहर हम यहाँ से देख सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बैरियर 109 आ चुका होता है और सभी वहाँ की तरफ जा रहे होते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करे। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉस लुओ वो ट्रक से नीचे उतरते हैं और अपने सभी बंदों से कह रहे होते हैं ठीक है हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है लू युआन आओ और मुझसे मिलो, कहाँ पे हो तुम। तो उसकी बातें सुनते हुए जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या कौन है ये लू युआन, आखिर ये कौन है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो बॉस लुओ होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो, अभी यहाँ से निकल जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए जो पीछे से रेन जियासु सभी से कह रहा होता है हम बैरियर 113 से हैं और ये किंग कंसोर्टियम का लुओ लुआन है, तो इसलिए जल्दी जाओ और अपने एडमिन को रिपोर्ट करो, जाओ कह दो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है जी रुकिए एक मिनट हम अभी जाते हैं। उनकी बातें सुनते हुए वो जिन उन सभी को देखता है और उन सारे के सारे बच्चों को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है लुओ लुआन ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो लीवान, वांग फुगुई, भांग दांगलोंग और चिनबुड़ी इसी के साथ साथ मुझे भी इस बेरे में लेके आएगा, लेकिन उसने ये तो मेंशन नहीं किया था कि वो जिंगवू और उसके स्टूडेंट को भी यहाँ पे लेके आएगा। लेकिन अगर चीजें इसी तरह बनी रही तो वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अब जब लुओ लुआन हमें वापस करने के लिए आया है तो मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग बैरियर 109 से जो लोग भी आए हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। अब मुझे लगता है कि हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि लुओ लुआन और उसके गाड़ी को चेक ना करे, इसी वजह से हम बच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लू युआन आ जाता है और लूलैन से कह रहा होता है वेलकम बॉस लुओ, मैंने तुम्हें बहुत समय से मिस किया है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तो उसे देखते हुए बॉस लुओ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या यही है। लू युआन कह रहा होता है जिस सन मुझे बॉस किंग से खबर मिली मैं तुरंत आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारा उनसे संपर्क टूट गया है और मैं यहाँ पे पहले से ही आपका इंतजार कर रहा था। तो उसकी बातें सुनते हुए बॉस लुओ से कह रहा होता है तो ठीक है अब मुझे फॉलो करो। तो उसकी बातें सुनते हुए लू लियोन से कह रहा होता है क्या क्या आप ये क्या कह रहे हैं, जरा रुको, कार में जो लोग भी हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए बॉस लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मारते हुए उसे कह रहा होता है तुम कितने बेशरम हो, क्या तुम मेरे लोगों की जांच करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखते हैं वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये सब देखते हुए वांग फुई कह रहा होता है क्या वो बैरियर 109 का एडमिन है, क्या इसने उसे मारा है। तभी बॉस लू युआन से कह रहा होता है अरे क्या हो गया लू युआन, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लू युआन उसे माफी मांग रहा होता है। बॉस लू से कह रहा होता है ये अच्छा है, याद रखो कि तुम कौन हो। और ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। उस ट्रैक में से सभी के सभी लोग नीचे उतरते हैं जहाँ पे यान रेन से कह रहा होता है बड़े भाई देखो इस बैरियर की सड़क है, ये तो कितनी साफ है, ये तो काफी अच्छी है। भाई इस यहाँ की बिल्डिंग को देखो, यहाँ की बिल्डिंग तो काफी ज्यादा ऊंची है, और भाई यहाँ के पेड़ पौधे ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये कहते ही यान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यान कह रहा होता है भाई देखो वहाँ पे कितना बड़ा सा बगीचा है। ये सब देखते हुए टीचर जियांग वो कह रही होती है ये एक बगीचा है, लोग आमतौर पर अपने भोजन के बाद टहलने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर रात में आंटियां भी नाचती होगी। इस युग में संगीत बजाने वाला यानी कि म्यूजिक बजाने वाला वो भी शायद यहाँ पे होना चाहिए, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी यान देखता है कि वहाँ पे दो लोग बैठे हुए होते हैं जो कि देखते हैं वो रेन से कह रहा होता है भाई देखो वो बाप बेटी एक मैदान में कितने अच्छे से रह रहे हैं, वो दोनों कितने खुश है। तभी वो देखते हैं कि वो जो दोनों होते हैं वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं, जो कि देखते हुए यान कहता है रुको अरे इसने क्या किया। तो रेन भी कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है। ये सब देखते हुए वो जो टीचर जुआंग वो होती है वो कह रही होती है अरे पागल वो दोनों बाप बेटी नहीं है, कुछ और ही है। तभी बॉस लोग कह रहा होता है तो ठीक है चलो चलते हैं, मैं सभी को किराने की दुकान पर ले आता हूँ जिसका मैंने वादा किया था। उसकी बातें सुनते हुए रेन कह रहा होता है क्या किराने की दुकान। ये सब सुनते हुए वो जो वांग फुई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है तो चलो जल्दी चलो हम इसके पीछा करना चाहिए। रेन और यहाँ देखते हैं कि वो जो शहर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यान कह रहा होता है ब्रदर ये शहर तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ के जो कुछ लोग होते हैं वो लोग उन लोगों को बड़ी बुरी तरीके से देख रहे होते हैं, जो कि देखते हुए यान कह रहा होता है भाई ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, आखिर वो लोग यहाँ से क्यों नहीं जाते हैं। तो ये सुनते हुए रेन से कह रहा होता है अरे अपनी बकवास बंद करो, हम बाहर से आए हैं इसलिए ये लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बॉस लोग कह रहा होता है देखो मेरे पीछे की जगह ये क्या है, ये वास्तव में आपको ऐसी जगह कभी भी नहीं मिलेगी, ये एक सुनहरा जगह है, आपको निश्चित रूप से ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वांग फुगुई उसके सामने झुक जाता है और उससे कह रहा होता है धन्यवाद बॉस लू, आपने हमारी बहुत मदद की। तो उसकी बातें सुनते हुए बॉस लू से कह रहा होता है तो ठीक है पीछे जाओ, ये काफी ज्यादा बड़ा घर है और अब से मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूंगा। और वांग फुगुई रेन से कह रहा होता है धन्यवाद रेन जियाशु हम दोनों को बैरियर में रहने के लिए। और उन दोनों के थैंक्स कहने से वुजिन को एक एप्रिशिएशन फॉर्म मिलता है, जो कि देखते हुए वुजिन काफी ज्यादा खुश
खुश होता है और उससे कह रहा होता है, अरे अरे तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस बैरियर में एंटर करना ही नहीं है, अभी तो हमें आपकी दुकान में शुरू करनी है और ये काफी अच्छा होने वाला है। तो उसकी बातें सुनते हुए वांग फुगी से कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, ये मेरी किराने की दुकान नहीं है, ये तो आपकी है। हमने आपकी बात सुनी और आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब से मैं बस आपका कैशियर बन सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस मुझे एक अच्छी खासी रकम देना। तो उसकी बातें सुनते हुए वुजिन से कह रहा होता है, ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग फुगी अपने मन में कह रहा होता है, क्या उसने बस हाँ कहा, क्या वो अभी भी पैसे से प्यार नहीं करता जिसे मैं जानता था। वुजिन उसके कान में कह रहा होता है, इसके अलावा तुम स्टोर के 30% मालिक हो, इसलिए आपके एंटीबायोटिक्स को बेचने से हम जो पैसे कमाते हैं वो आपका भी है। तो वांग फुगी काफी ज्यादा हैरान होता है। वुजिन उससे कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तो चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपना बेस्ट दूंगा। तभी वुजिन को पता लगता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है और वुजिन अचानक से वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई नहीं है, क्या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन था। और उसके कुछ समय बाद वुजिन एक ऑफिसर से पूछ रहा होता है, अरे यहाँ पे कोई स्कूल है क्या, और क्या यहाँ पे स्कूल में भर्ती होने के लिए कितने फीस चाहिए होता है। तो ये सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा रन होता है और उससे कह रहा होता है, बस एक महीने में 900, और ये चीज प्रत्येक बैरियर में अलग अलग होता है। तो वुजिन उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है, मैं और यान दोनों स्कूल जाना चाहते हैं, हमें पैसे की कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन हम बस सीखना चाहते हैं। लेकिन रुको, बस मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ वांग फुगी, वांग डैंगलॉन्ग और चेस्टर ली और साथ ही साथ चेन फुडी, हम 6 लोग भी स्कूल जाना चाहते हैं। जिसे देखते हुए वो जो ऑफिसर होता है वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या अब क्या ये वांग फुगी ये भी रह गया है, क्या ये भी जा रहा है। रहने दो, बाकी सभी लोगों को छोड़ दो, आप और यान और साथ ही साथ वांग डैंगलॉन्ग, तुम तीनों की उम्र ठीक है और तुम तीनों जा सकते हो, तो मैं तुम तीनों की व्यवस्था कर दूंगा। तो यांग की बातें सुनते हुए यान और वांग डैंगलॉन्ग दोनों ही रोते हुए कह रहे होते हैं, नहीं नहीं, हम स्कूल नहीं जाना चाहते। तो वुजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उन दोनों से कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को ऐसा कहना चाहिए, तुम दोनों के स्कूल जाना ही चाहिए। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर रेन से कह रहा होता है, इतनी खुशी मत बनाओ, तुम स्कूल नहीं जा पाओगे क्योंकि क्वीन कंसोर्टियम कुछ भी बकाया नहीं करता, तो इसलिए तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा तभी तुम स्कूल जा पाओगे। तो ये सुनते हुए वुजिन उसे एक शीशी देता है और इसे कह रहा होता है, मुझे पता है कि वो मोटा लुओ क्या जाता है, तो ये ले जाओ और उसे दे दो। ये सुनते हुए वो जो बंदा होता है वो शीशी को पकड़ता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या इस बंदे ने भी उसे मोटा लुओ कहा, आखिर ये कैसे कह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वुजिन और साथ ही साथ बाकी सभी लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो जो घर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये सब देखते हुए यान कह रहा होता है, बहुत खूब बड़े भाई, ये स्टोरी तो काफी ज्यादा है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो रैन कह रहा होता है, हाँ अब से हमारा लाइफ ये निश्चित रूप से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तभी उनके सामने से एक दरवाजे खोलते हुए वांग फुगी कह रहा होता है, रैन जैसो जल्दी आ और देखो यहाँ पे क्या है। और सभी अपना अपना रूम बांटने लगते हैं। वुजिन कह रहा होता है, यहाँ पे जितने भी रूम है सभी अपना अपना रूम बांट लेंगे। तो ये सुनते हुए वांग फुगी कह रहा होता है, डील, हम सब आपकी बात सुनेंगे, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। और सभी के सभी उस घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग टॉयलेट में जाते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसा टॉयलेट कभी देखा नहीं था। रैन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, ये टॉयलेट ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है और हम इसे फ्लश भी कर सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब देखते हुए यान भी कह रहा होता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। वुजिन कह रहा होता है, यहाँ पे तो शावर भी है, ये नहाने के लिए काफी बढ़िया है। वो कह रहा होता है, ये कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बैरियर के लोग इतने साफ क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई भी कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ के लोग इतने ज्यादा साफ है। और वो लोग पूरा दिन ऐसे इधर उधर करते हुए शाम को एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे ली कैरी होती है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत समय हो गया इस तरह चुपचाप बैठे हुए। तो ये सुनते हुए वो जो वांग फुगी होता है वो रैन से कह रहा होता है, वैसे जब हम अभी साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ कहते हुए आए थे कि वे लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। ऐसा लगता है कि यह जगह शुरू में क्लिनिक थी और वो काफी ज्यादा फेमस थी, तो इसे हम क्यों नहीं ले लेते। तो ये सुनते हुए वुजिन से कह रहा होता है, लेकिन हम में से मेडिकल कौन जानता है, मुझे पता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही काली मेडिसिन है। मुझे लगता है कि हमें पहले आपकी उन एंटीबायोटिक को बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे के सारे खिलौने वो एक्सपायर हो जाएंगे। अगर हम इसे वही छोड़ दे तो ये काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो वांग फुगी से कह रहा होता है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसकी लंबे समय तक आपूर्ति की जा
जा सके। यहाँ पे बहुत सारी हर्बल मेडिसिन है, क्या आपको लगता है कि आप उन्हें अपनी ब्लैक मेडिसिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रैन कह रहा होता है ये काम कर सकता है, लेकिन ब्लैक मेडिसिन को एक साथ करके बेचा नहीं जा सकता। हम हर हफ्ते केवल एक छोटा सा हिस्सा बेच सकते हैं। तो वांग फुई कहता है हाँ इतना ही काफी है, ये कुछ ऐसा है जो कि बाकी सभी मेडिसिन से काफी ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, हमें आसानी से ग्राहक मिल जाएंगे। तो रैन अपने मन में कह रहा होता है हाँ ये ब्लैक मेडिसिन जो कि एप्रिशिएशन टोकन से मिले हैं, उसे 3 बॉटल्स में डिवाइड किया जा सकता है, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए मैं कल जाऊंगा और इसे देखूंगा कि इसका दाम कितना ज्यादा हो सकता है। एंड ये कहता है वजन सभी लोगों से कह रहा होता है हाँ बहुत देर हो रही है, इतने दिनों तक दौड़ने के बाद हम लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे, तो इसलिए हमें आराम करना चाहिए। तो सभी जाओ और अपने दरवाजा बंद करते हुए सो जाओ। एंड उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे यान एक जगह बैठा हुआ होता है, तब इसके पीछे रैन आ जाता है और उसे कह रहा होता है हे क्या हुआ तुम्हें, कुछ गलत है क्या? तभी वो जियान होता है, उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है और वो रैन से कह रहा होता है ब्रदर देखो ये एक मेमो है और उस लेटर पे लिखा हुआ होता है ये परेशानी वाली जगह है, यहाँ पे ज्यादा देर तक मत रुको। तो ये सब देखते हुए यान कह रहा होता है बड़े भाई इसका क्या मतलब है, आखिर ये किसने लिखा होगा? तो उस राइटिंग को देखते हुए वुजिन अपने मन में कह रहा होता है ये राइटिंग ये तो एक जाना पहचाना सा लग रहा है, इसे देख के लगता है कि ये यांग जियाओजिन का है और वो शायद वास्तव में वेरिएंट नंबर 109 में है, लेकिन उसने इसे हमारे लिए क्यों छोड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सीरियस होने वाला है या वहाँ लूलैन को मारने के लिए है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता, अगर वो उसे मारना चाहती तो कब का मार चुकी होती, उसे इतना इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। आखिर ये क्या होने वाला है? और ये कहता है वुजिन यान से कह रहा होता है उसने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया, मैं अभी अभी तो बैरियर में घुसा हूँ, अब मेरे लिए यहाँ से निकलना वास्तव में इम्पॉसिबल सा हो गया है। एंड कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं। वांग फुई उठते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये बहुत समय हो गया है जब मैंने पिछली बार एक अच्छी नींद ली थी। अभी वो देखता है कि चेन बुड़ी वहाँ से गायब है। एंड ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है क्या हो गया, आखिर ये चेन बुड़ी कहाँ गायब हो गया? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन बुड़ी वो शहर में घूम रहा होता है और कह रहा होता है जब मैं छोटा था तभी से मुझे पागल खाने में बंद कर दिया गया, मुझे कभी नहीं पता चला कि बाहर दुनिया इतनी ज्यादा दिलचस्प है। एंड ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है रुको मुझे कुछ याद आ रहा है। चेन बुड़ी काफी गंदी हालत में बाहर घूम रहा होता है, जिसे देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी अजीब से मुंह बना रहे होते हैं। इसे देखते हुए चेन बुड़ी अपने मन में कह रहा होता है मैं ऐसे ही जगह में रहता था, लेकिन वो सभी मेरे पास्ट की पहले की यादें हैं। अभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है, जो कि सुनते हुए वो उन्हीं के पास चले जाता है जहाँ पे वो लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जो कि देखते हुए चेन बुड़ी कह रहा होता है मुझे सुन के काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये कहते ही वो डांस करने लगता है। वो बच्चों से कह रहा होता है अरे बच्चों चलो डांस करना स्टार्ट करो, जिसे देखते हुए सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीट देते हैं। मार वार खाने के बाद चेन बुड़ी फिर से घर आता है, जिसे देखते हुए रैन से कह रहा होता है अरे चेन बुड़ी के कुछ गलत है। तभी उसके चेहरे को देखता है जिसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है हे तुम्हें किसने मारा, क्या किसी ने तुम्हें पीट दिया? चेन वुजिन आगे जाते हुए बहुत ही उदासी से कह रहा होता है ये दुनिया बाहर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग भी हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसे देखते हुए वुजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या बोल रहा है, कैसा हो सकता है कि ये बैरियर ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि रैन और साथ ही साथ वांग फुई दोनों ही लीज बैंक में जाते हैं, जहाँ पे वांग फुई अपने पैसे को यानी कि मनी को एक्सचेंज करने के लिए आया था और वो एक्सचेंज करने ही वाला होता है कि तभी रैन से कह रहा होता है अरे रुक जाओ, सारी की सारी चीजें कन्वर्ट मत करो। तो उसकी बातें सुनते हुए वांग फुई से कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। और कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे वांग फुई वुजिन से कह रहा होता है रैन जियासो तुमने उस बैरियर के बदलने के बारे में कुछ बताया था, तुम किस पर जाने की प्लान बना रहे हो? तो वुजिन उसे कह रहा होता है मैं ये नहीं कहूंगा कि हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमें बस कुछ स्पेयर चीज की जरूरत है, हम बाकी बचा सकते हैं। और ये कहता है वो अपने मन में कह रहा होता है भले ही हमें पता नहीं है कि आगे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें वास्तव में ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी रैन आगे जाते हुए एक बस को देखता है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है क्या हम इस पर सवारी कर सकते हैं? तो ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वांग फुई कह रहा होता है हाँ ये सही है, मैंने इसके बारे में काफी लंबे समय से सुना है। बैरियर के लोगों ने जब मुझे इसके बारे में बताया था तब मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अभी ये तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड सभी लोग उस बस पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए यान कह रहा होता है बड़े
भाई ये बैरियर में लाइफ काफी ज्यादा सुरक्षित है और काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे तो हम लोगों की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो विजन उसे कह रहा होता है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि किसी को भी परेशानी ना हो, यहाँ तक कि यहाँ पे लुओलान को भी परेशानी होती है। हमें बस ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और ऐसे ही सभी लोग काफी ज्यादा मजा करते हैं। कुछ समय बाद वुजिन वहाँ से नीचे उतर जाता है और वांग फुई से कह रहा होता है अंकल वांग अभी के लिए आप इन सभी को वापस ले जाइए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है। और वुजिन नीचे उतरते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये सबसे अच्छा है अगर मैं उन्हें सोना बेचने के बारे में ना बताऊं। ये कहते ही वो आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ठीक है किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। तभी अपने साइड में देखता है कि वहाँ पे जियांचू की पिक्चर लगी हुई है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या ये जियांचू है। और वो अपने मन में कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, भले ही मैंने अपने जैकेट को सोने के साथ छोड़ दिया था तो इसलिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि उन लोगों को पता लग सकता है कि वो सोना किसने छुपाया था। लेकिन वो सभी लोग ज़ू जियांचू को क्यों ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं कि ज़ू जियांचू बाहरी शहर के बैरियर 111 में है, जहाँ पे जाते हुए वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो कह रहा होता है आखिरकार मैं अंत में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। सौभाग्य से मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, मेरी काया काफी अलग है, इसलिए जंगली सब्जियों का एक छोटा सा जहर मुझे मारने में सक्षम नहीं था, इसलिए मैं अभी भी बचा हुआ हूँ। और ये कहता है वो एक दुकान में जाता है और उससे कह रहा होता है नमस्ते, क्या आपके पास कुछ खाना है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है तो इसलिए मैं कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ। लेकिन वो जो बंदा होता है वो ज़ू जियांचू को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है ज़ू जियांचू क्या ये तुम हो, सभी लोग जल्दी से वापस आओ, ये तो देखो ये ज़ू जियांचू यहाँ पे हैं। जिसके बातें सुनते हुए वहाँ पे सभी के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और ज़ू जियांचू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि देखते हुए ज़ू जियांचू भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है धिक्कार है, यहाँ के लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, लगता है किंग कंसोर्टियम के लोगों ने पहले ही मेरी गिरफ्तारी की वारंट दे दी है, लेकिन मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। वो लोग बस इतना ही जानते थे कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ, तो उन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए इतने सारे लोगों को क्यों भेजा है। एंड ये कहते हैं वो अपने शैडो पे बैठते हुए आगे भागने लगता है और अपने मन में कहने लगता है अब बस मैं केवल बैरियर नंबर 109 की ओर जा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे वहीं पर ही जाना होगा। एंड ये कहते ही वो भाग रहा होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो वहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।